करता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपके सामने मैंने ये एक ग्राफ ओपन किया है, आप काइंडली इसको देखो और बताओ ये क्या कह रही है। कौन बताएगा ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? सर ये टाइम और रिस्पांस का है। रिस्पॉन्स टाइम। जी। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम, जो टाइम डिजायर्ड है, रिस्पॉन्स टाइम डिजायर्ड कस्टमर को है, वो जितना कम होता चला जाएगा, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज। डू यू एग्री विद दैट? सर अगेन बोलें कि जितना रिस्पांस टाइम मतलब डिजायर्ड रिस्पांस टाइम कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो कम होता चला जाएगा, तो उसके लिए हमें So you नंबर have ऑफ to increase the फैसिलिटीज number of इंक्रीज facilities. करनी पड़ेगी। Exactly. देखिए, the firms that target those customers who can tolerate a long response time that will require only a few locations may be far away from the customer. ये वही अप्रोच है जो हमने सेंट्रलाइज की बात की थी। आपको याद है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर, लेट मी ड्रॉ कि जिस तरह एक फैसिलिटी है सेंट्रलाइज, हमारे पास फैसिलिटी है फॉर एग्जांपल एक लाहौर में है, और कराची के हमारे कस्टमर्स हैं डिफरेंट, हमारे इस्लामाबाद के कस्टमर्स हैं, हमारे मुल्तान के कस्टमर्स हैं, या पेशावर के कस्टमर्स हैं। अब देखें, अगर ये एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी है तो ये एक फैसिलिटी है, कम फैसिलिटी है। तो अगर कराची के किसी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए होगी तो वो यहाँ से ट्रेवल करके जाएगी, इसी तरह इस्लामाबाद के कस्टमर को यहाँ से जाएगी, मुल्तान के, पेशावर को, जिन कस्टमर्स को भी चाहिए होगी यहाँ से जाएगी। तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा? सर लॉन्ग होगा प्रोबेबली। लॉन्ग होगा, एग्जैक्टली लॉन्ग होगा ना। तो जैसे जैसे अब आपने क्या किया कि आपने बजाय इसके कि एक फैसिलिटी के, आपने एक फैसिलिटी यहां पे बना दी कराची के पास, एक फैसिलिटी आपने इस्लामाबाद के पास बना दी अपनी, एक आपने मुल्तान के पास बना दी, और एक पेशावर के पास बना दी। अब ये पेशावर का जो कस्टमर होगा उसको यहां से फीड होगा, जब भी रिक्वायरमेंट आएगी मुल्तान के कस्टमर को यहां से फीड होगी प्रोडक्ट, कराची के कस्टमर को यहां से फीड होगी प्रोडक्ट, इसी तरह इस्लामाबाद की। तो अब क्या हुआ कि अब रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होता चला जाएगा, जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होता चला जाएगा। सो लेट मी से अगेन वंस कि जो फर्म्स which target customers who can tolerate a long response time, they require only a few locations, maybe far away from the customer, maybe one location, centralized location. लेकिन in contrast, those firms that target customers who value short response time, they need to locate facilities close to them. ये इसका मतलब है कि जब आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाते चले जाओगे तो आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम कम होता चला जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी अमेजन की, कि अमेजन की कुछ बहुत चंद फैसिलिटीज हैं जहां से वो बुक्स प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। तो क्या है कि उसकी जब फैसिलिटीज कम है तो दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द कस्टमर, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट विल बी लॉन्गर। और अगर इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, जो बार्न्स एंड नोबल्स की एक बुक स्टोर की चेन है, बेसिकली बुक स्टोर की चेन है, ये दे प्रोवाइड द कस्टमर विद द बुक्स ऑन द सेम डे, बट दे रिक्वायर 100 ऑफ स्टोर्स टू अचीव दिस गोल। जब नंबर ऑफ फैसिलिटीज आप बढ़ाओगे तो आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो चला जाएगा। ये बता रहा रिलेशनशिप। क्लियर हुआ जी आपको ये? सर ये तो उस सूरत में है ना, अगर आपने डिफरेंट सिटीज के पास उनके डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ऐसे चीजें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउसेज ऐसे बनाए जिनसे उनको हम स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, तो तब हमारा रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। बट इवेंचुअली जब इन डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउसेज पे जाने के लिए भी, तो सर रिस्पांस टाइम तो वही होगा ना नहीं जो होगा ना, एक्चुअली कस्टमर का ऑर्डर। देखो ना, कराची पहले केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी लाहौर पे है, ठीक है ना। अब कराची के कस्टमर को चाहिए तो ये यहां से मूव होकर जाएगी प्रोडक्ट ना। जो दूसरे सिनेरियो में तो प्रोडक्ट ऑलरेडी कराची के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है, जो एंड कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो कहां से दोगे आप उसको? कराची की फैसिलिटी से दोगे ना, तो रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया ना आपका, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ा दी है। यू हैव प्लेस्ड योर फैसिलिटीज क्लोज टू द कस्टमर नाउ। तो फिर से इस सूरत में तो फिर हमारी इन्वेंट्री जो है उसको यार मैं अभी इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो, यार ना आप कंफ्यूज कर रहे हो। अभी मैं सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं सबको डिस्कस करने लगा आगे चल के। अभी सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, आपके रिस्पॉन्स टाइम के, डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम और नंबर ऑफ फैसिलिटीज के
रिलेशनशिप समझ आ गया आपको, क्या रिलेशनशिप है? जी सर। बस ये समझ आ गया तो ठीक है, आई मूव फॉरवर्ड नाउ। मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपको, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। अब आती है इन्वेंट्री की बात, जो आप बात कर रहे हो ये यहाँ पे आई है। अब इस रिलेशनशिप को समझो, ये क्या कह रहा है। जब नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम इंक्रीज करेंगे किसी भी सप्लाई चेन में, तो उसकी इन्वेंट्री और जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो इंक्रीज करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी सर। वो ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, जब आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाई, जो आपकी बात का जवाब यहां पे मिला कि आपकी जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाओगे तो आपकी उसकी रेलेवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेंगी। दूसरा रिलेशनशिप ये है इसका। ठीक हो गया जी? ओके, तीसरे पे आते हैं। अब ये देखो ये क्या कहता है, थोड़ा ट्रिकी है, बताओ क्या चीज है ये। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, मैंने पहले भी किया आपको, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है ना, दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और दूसरी आती है आपकी आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ठीक है? जो इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, दे आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द मटेरियल इनटू योर फैसिलिटी। और जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती हैं, दे आर द कॉस्ट ऑफ sending material out of the facility. Do you agree with that? हम बात कर चुके हैं इस पे ऑलरेडी, ठीक है ना? अब आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है कि जो आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इट टेंड्स टू बी हायर देन द इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रीजन क्या है उसका? बिकॉज इनबाउंड जो ट्रांसपोर्टेशन की लॉट साइजेस हैं, दे आर टिपिकली लार्ज। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कम होती चली जाएगी। और आउटबाउंड की चूंकि आपकी जो लॉट साइजेस होते हैं वो छोटे होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए जा रहे होते हैं, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसमें ज्यादा होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अमेजन की बात करें, जो अमेजन का वेयर हाउस है, वो आपको क्या ख्याल है कि हाउ इट रिसीव्स द बुक्स, इन व्हाट फॉर्म इट रिसीव्स द बुक? इट रिसीव्स द बुक्स इन फुल ट्रक लोड्स ऑफ बुक्स। ऐसा ही है कि नहीं? लार्ज कंटेनर्स में बुक्स रिसीव होती हैं उसकी फैसिलिटी पे। तो जब आप उस लार्ज वॉल्यूम में बुक्स आ रही हैं उसकी फैसिलिटी पे, इनबाउंड कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। क्यों? कि वो कॉस्ट जो है वो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पे वो डिवाइड हो जाएगी। वेयर एज जब कस्टमर ऑर्डर करता है बुक अमेजन से, तो वो एज अ सिंगल शिपमेंट कस्टमर क्या ऑर्डर करेगा? एक बुक या दो बुक्स ऑर्डर करेगा, तो वो थ्रू कोरियर जाएंगी, तो वो आउटबाउंड कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। आपको बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, समझ आई है आपने जो कहा। हाँ हाँ, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें जो ये रिलेशनशिप है, ये क्या कह रहा है कि जब आपने नंबर ऑफ फैसिलिटीज को इंक्रीज किया तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती चली जाएगी। क्यों? इसका मुझे रीजन बताओ। तो अगर आपको पता है रीजन, तो उसका मतलब है कि आपको समझ आ गई ये बात सारी। सर वो आपने एग्जांपल दी थी, मसलन अब कराची के पास वाली फैसिलिटी से के पास जो चीज़ें पड़ी हैं वो उस तक मूव होंगी तो कम कॉस्ट, अगर बशर्ते बजाय इसके लाहौर से जाए तो वो इतना लंबा जो डिस्टेंस करेगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो आउटबाउंड डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही, ज़्यादा वेरी गुड, होगी। वेरी गुड। अभी आप सुनना गौर से, देखो मैं इसकी तरफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम इन्वेंट्री का, फैसिलिटी को और ट्रांसपोर्टेशन को हम आपस में कंपैरिजन कर रहे थे। देखो, लेट मी ड्रॉ अगेन द डायग्राम। ये हमारी लाहौर की फैसिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। ये अगेन कराची की मार्केट है, इस्लामाबाद की मार्केट है, मुल्तान की और पेशावर की मार्केट है। ठीक हो गया जी? ये सारी मार्केट्स है हमारी। अब अगर हमारे पास फैसिलिटी, नंबर ऑफ फैसिलिटीज थोड़ी है या सेंट्रलाइज एक ही फैसिलिटी है, तो आपको देखिए, अब जब कराची के इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हैं या इस्लामाबाद के इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हैं, उनको उनकी शिपमेंट साइज छोटा चाहिए होगा। उनको सारी बात है, इंडिविजुअल शिपमेंट यहां से जाएगी तो ये आउटबाउंड डिस्टेंस है बेसिकली जो कवर करके जा रहा है। तो आपकी जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज कम होंगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। वेयर एज इसी तरह इस्लामाबाद के लिए भी और बाकी शहरों के लिए भी, वेयर एज इफ यू प्लेस द फैसिलिटी एट कराची नाउ, यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड योर फैसिलिटीज। एक आपने फैसिलिटी इस्लामाबाद में रखी, यहाँ पे मुल्तान में रखी है आपने, और पेशावर में रखी है आपने फैसिलिटी। अब जब कस्टमर को आपकी फैसिलिटी कॉस्ट तो बढ़ गई, वी अंडरस्टूड, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ गई इसमें, लेकिन आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। रीजन क्या है कि अब कराची के कस्टमर को कराची की फैसिलिटी से आप ऑर्डर दे रहे हो, तो आपको जो आउटबाउंड डिस्टेंस है वो कम हो गया।
जबकि आपका इनबाउंड डिस्टेंस ज्यादा है फिर भी। लेकिन आप इस नगीना, आपकी बात यहां पे रिप्लाई हो रही हो वाली कि प्रोडक्ट को ट्रेवल तो यहां से करके जाना है इधर, यू आर राइट, आई एग्री, लेकिन ये इनबाउंड डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आप बल्क में शिप कर सकते हो इस फैसिलिटी में। लेकिन जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं, जो छोटी क्वांटिटी के हैं, वो उसके लिए डिस्टेंस कम ट्रेवल करना होगा, इसलिए वो कॉस्ट आउटबाउंड की कम हो जाएगी। तो आउटबाउंड की कॉस्ट जो है वो इनबाउंड की कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होती है। तो ये आपका जो ये रीजन है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये कह रहा है जी कि जब आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती चली जाएगी। डू यू एग्री विद दैट? सर बिल्कुल, ये तो इसकी सबसे मजे की एग्जांपल है। ये जिस तरह होंडा का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में और एक अभी लाहौर में बना हुआ है। तो अगर आप टोयोटा का देखें, जब आप उसको बुक करवाते हैं तो उसकी पिंडी पे अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगी बुक होती है, वेरएज होंडा सिटी जो है वो कम प्राइस में बुक होती है, बिकॉज इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाहौर में, लाहौर से वो इधर ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेलर जिस पे वो आ रही होती है गाड़ी की प्राइस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कम हो जाती है सर। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो आउटबाउंड डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारी आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। अच्छा, अब इसमें एक बड़े मजे का रिलेशनशिप आप देखो कि इसमें जो डायग्राम में ये शो हो रहा है कि जब आप इंक्रीज करोगे वेयरहाउस लोकेशंस, it will decrease the average outbound distance to the customer and it will make the outbound transportation distance a smaller fraction of the total distance traveled by the product। ठीक हो गया? ये तो अब समझ में आ गई कि आउटबाउंड का डिस्टेंस आपका कम हो जाता है। लेकिन आप तो देखो, एक देयर इज अ पॉइंट जहां पे आप इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज इट विल रिड्यूस योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये आप देखो, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि जब आपने फैसिलिटीज बढ़ाई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती चली जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, वो ये पॉइंट है कि जहां पे आप अगर आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाओगे तो आपकी फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी क्या रीजन है, मुझे बता दो। सर मसलन अगर हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ा दें, मसलन अगर हम रीजन वाइज रख लेते हैं कि जी जो मुल्तान साइड पे जो हमारी फैसिलिटी है वो कराची तक जाएगी, क्योंकि लाहौर से मुल्तान भी बहुत लंबा डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम कराची में भी बना दें, मुल्तान में भी, बीच में हर जगह, तो जाहिर है हमें वहाँ पे पहले उन वेयर हाउसेस पे भी अपनी सप्लाई देनी होगी, तो उतने हमारे खर्चे और फ्यूलिंग और ट्रैवल और बढ़ जाएगा सर। तो लिमिटेड नंबर में ही फैसिलिटीज सही रहती हैं, एक्सेसिव भी सर वो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देती हैं सर। किसी हद तक आपकी बात ठीक है। देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना, एक तो ये कि जब हमने नंबर ऑफ फैसिलिटीज को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, चूंकि आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जहां पे आप जब नंबर ऑफ फैसिलिटीज मजीद बढ़ाओगे तो आपकी जो जो इनबाउंड शिपमेंट साइज है वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट लूज कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन ये एग्जाम्पल लेता हूं दोबारा आपको समझाने के लिए। देखो, ये लाहौर, कराची है, चलो इसको मैं ये कर लेता हूं कि हैदराबाद ले लेता हूं ताकि ये करीब करीब है ना, मुल्तान और ये इस्लामाबाद है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, अगर हमने डिसेंट्रलाइज किया और हमने एक फैसिलिटी कराची में हमने लगा ली यहाँ पे, अब कराची की मार्केट जो है जितनी भी है वो यहां से सर्व होगी। एक हमने हैदराबाद में फैसिलिटी लगा ली, सॉरी पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको, एक मिनट, हम एक ही फैसिलिटी लगाते हैं इन दोनों के दरमियान में, सॉरी इन दोनों के दरमियान में एक फैसिलिटी लगाते हैं हम कि जो एक फैसिलिटी हमने, तो यार क्या हो गया इसको, एक हमने फैसिलिटी रख ली, कराची और हैदराबाद के लिए हमने फैसिलिटी यहाँ पे लगा दी। अब क्या हुआ कि और मुल्तान और इस्लामाबाद के लिए हमने एक फैसिलिटी यहाँ पे इनके सेंटर में रख दी, एक फैसिलिटी हमने F2 यहाँ पे रख दी है। अब क्या होगा कि जब इंस्टेड ऑफ मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो कराची की रिक्वायरमेंट आएगी या हैदराबाद की रिक्वायरमेंट आएगी, आपने फैसिलिटी 1 से उसको उस कस्टमर्स को फीड करना है, प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट भेजनी है आपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को, ठीक है। जबकि फैसिलिटी 1 पे जो प्रोडक्ट है वो बल्क में जाएगी लाहौर से। इसी तरह अगर इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान कोई फैसिलिटी है तो अगर इस्लामाबाद का कस्टमर होगा या मुल्तान का कस्टमर होगा उसको फैसिलिटी F2 से सप्लाई होगी। अब आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ गई तो आपका आउटबाउंड डिस्टेंस कंपैरेटिवली इनिशियल लाहौर के अब ये कम हो गया, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये कम होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, नेक्स्ट फेज में आप कहते हो जी नहीं, हम जो है हमने कराची के लिए अलग फैसिलिटी बनानी है
एक फैसिलिटी आपने यहाँ रख दी F1, और दूसरी फैसिलिटी आपने हैदराबाद के लिए अलग प्लेस कर दी है यहाँ पे। इसी तरह आपने इसके लिए F3 और इसके लिए मुल्तान के लिए F4 एक और फैसिलिटी आपने प्लेस कर दी है। अब क्या होगा कि आपने, अब आप क्या होगी जब इसी तरह इस्लामाबाद के कस्टमर को F3 से फैसिलिटी 3 से सप्लाई होगा, अब आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज मजीद बढ़ गई हैं, तो आपका आउटबाउंड डिस्टेंस मजीद कम हो गया है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मजीद कम हो गई है। ठीक हो गया? याद रख मेरे साथ हो आप, नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती चली जाएगी। डू यू एग्री विद दैट? यस सर। ठीक है, लेकिन अब इन फैसिलिटीज को कहा, जी जी बताइए सर। आपने यहाँ पे यही कहा ना कि आउटबाउंड डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। हाँ सारी बात है, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, इट इंक्लूड्स बोथ द इनबाउंड एंड द आउटबाउंड कॉस्ट, लेकिन आउटबाउंड कॉस्ट होती है दे टेंड टू बी हायर देन इनबाउंड कॉस्ट। रीजन क्या है कि इनबाउंड शिपमेंट साइजेस लार्ज होते हैं, तो आप जी अब देखो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी F1 फैसिलिटी है ये वाली, तो जब इसको फैसिलिटी को फीड होगा तो ये इनबाउंड डिस्टेंस यहाँ पे बल्क में चीज जाएगी इस फैसिलिटी तक। ठीक हो गया? और फिर यहाँ से आउटबाउंड डिस्टेंस कराची की फैसिलिटी को, यहाँ से कराची कस्टमर को सप्लाई हो रहा है। इसी तरह जो फैसिलिटी 2 है, यहाँ से बल्क में चीज जाएगी, यहाँ पे स्टोर होगी, और यहाँ से फिर हैदराबाद के कस्टमर्स को यहाँ से सप्लाई होगी, तो आउटबाउंड डिस्टेंस कम हो गया, तो इनबाउंड जो है आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैप्चर करने में कामयाब हो गए, क्योंकि यू आर शिपिंग इन बल्क। लेकिन अब देयर विल बी अ पॉइंट कि जहां पे आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं जी मैंने अब कराची के लिए ना, मैंने कराची के लिए 2 फैसिलिटीज करनी है, एक और फैसिलिटी मैंने यहां लगा दी कराची के लिए विच इज F5 फॉर एग्जांपल। अब कराची को फीड करने के लिए 2 फैसिलिटीज हैं, हो सकता है हम कराची को डिवाइड कर दें कि जो इसकी फैसिलिटी के करीब है हम यहां से इसकी फैसिलिटी से प्रोवाइड करेंगे और इसको यहां से करेंगे आधे कराची को। अब होगा क्या कि इन फैसिलिटीज को जो इनबाउंड कॉस्ट है वो इनबाउंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कहां से आएगी कि लाहौर से इस फैसिलिटी को फीड हो रही है शिपमेंट साइज, और इसको भी शिपमेंट मिल रही है और ये अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्योंकि कराची की मार्केट को डिवाइड कर दिया हमने 2 फैसिलिटीज में, तो अब जो इनबाउंड शिपमेंट साइज है चाहे वो F5 तक है या F4 तक है, ये तकरीबन हाफ हो गया आपस में। अब आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल आस्ता आस्ता खत्म होते चले जा रहे हैं। देखो आपने शिपमेंट जो पहले एक फैसिलिटी थी उसको फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स दे रहे थे आप, अब क्या हुआ कि अब 2 फैसिलिटीज कराची के पास बना दी आपने, एक F5 और एक F4 जो है। अब आप है क्या कि आपने आधी शिपमेंट इधर भेजनी है और आधी इधर भेजनी है, तो अब 1000 यूनिट्स के बजाय 500 आप इसको भेज रहे हो और 500 आप इसको भेज रहे हो। अब इसमें क्या है कि 1000 यूनिट्स को भेजने की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम थी क्योंकि आप बल्क में मूव कर रहे थे। इस केस में आपने क्या है कि 500 मूव कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी पर यूनिट। इसी तरह अगर आप एक फैसिलिटी और ऐड कर लेते हो कराची में, आपको जी F3 F6 में लगा लेता हूं, अब आपकी कराची मार्केट 3 फैसिलिटीज से इन 3 फैसिलिटीज से प्रोवाइड हो रही है, कराची को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने। तो अब इसमें क्या है कि जो शिपमेंट साइज इनबाउंड का है वो मजीद थोड़ा हो गया, वो मजीद छोटा हो गया है, इन तीनों अब 3 जगहों पे जा रही है। आपका आउटबाउंड डिस्टेंस तो कम होता चला जा रहा है, लेकिन आपकी जो इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ रही है। रीजन क्या है कि आपकी शिपमेंट साइज छोटा होता चला जा रहा है, कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब उसमें यह है कि ये शिपमेंट साइज इतना छोटा हो जाए कि यू लूज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उस वजह से आपकी इस पॉइंट पे आपकी फैसिलिटी कॉस्ट फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज द रीजन कि आपकी शिपमेंट साइज थोड़ा होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू होती है दोबारा। दिस इज द रीजन कि व्हाई एट अ पॉइंट कि जहां से आपको लगे कि यहां से अब आपने मजीद फैसिलिटीज इंक्रीज की तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, यू हैव टू स्टॉप देयर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। अब आपको बात समझ आई कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली? क्लियर सर। अच्छा, यानी कि सर आपने जो इनबाउंड और आउटबाउंड का कंसेप्ट दिया, इनबाउंड तो जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री आ रहा है वो उसे लाने तक जरूरी नहीं रॉ मटेरियल, ये फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर से जा रहा हो सब, ठीक है ना। तो सर जी ये जो फैक्ट्री से हम अपनी फैसिलिटी तक जो पहुंचा रहे हैं ये भी इनबाउंड में ही काउंट होगी सर? उस फैसिलिटी के लिए अगर देखिए डिस्ट्रीब्यूटर फैसिलिटी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो इनबाउंड होगी। अगर आपके देखें जो अगर आपके जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूटर को जा रही है, तो मैन्युफैक्चरर जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो उसकी इनबाउंड कॉस्ट होगी, जबकि मैन्युफैक्चरर की वो आउटबाउंड कॉस्ट होगी। ये समझना आपने बस। या और जब डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर को जाएगी तो वो उसके लिए वो आउटबाउंड वहां से वो हाँ ना, एग्जैक्टली। देखो ना रीजन एविडेंट, मैंने आपको कहा था कि जो इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इट इज द
inbound transportation cost is incurred by for bringing the product or material into your facility. और outbound जो होती है that is your the cost incurred to send the product out of your facility. ये वो फर्क है, facility wise है ये। ठीक सर। और सर एक क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछना था, मैंने बहुत पहले भी इसमें पूछना था लॉजिस्टिकल ड्राइवर में जी, वो एकदम देर में आया सर। इसमें जो बिजनेस एक्सपेंड करती है कंपनी सिटी टू सिटी, तो इसमें सर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी बड़ा वेरी करता है। मसलन आप कह लें कि कराची के बड़े जबरदस्त कुछ मिठाई के ब्रांड है, वो उधर ही है, लाहौर नहीं है, लाहौर के अपने है वो उधर नहीं है। तो इसमें ये ट्रांसपोर्ट वाला फैक्टर बड़ा वेरी करता है कि जब वो वहां तक पहुंचाएंगे चीजें तो जाहिर है उनकी फ्रेशनेस और वो चीज नहीं रहेगी। जबकि उसके ब्रक्स आप देखें कपड़े का ब्रांड है, मारिया भी है कोई, उनकी चीजों में ऐसा कोई नहीं होता, तो उनका हर शहर में आपको ब्रांड मिल जाएगा। तो इसमें ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ये क्यों नहीं अपने आप को फिर उस तरह एक्सपैंड कर पाते या फैसिलिटी करती है यार, क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट ने अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया। गवर्नमेंट आपको अब गुजरावाला भी मिलेगी, आपको इस्लामाबाद में मिलती है गुजरात गवर्नमेंट, क्यों नहीं किया? एक्सपैंड किया उन्होंने। ठीक ठीक। तो इसी तरह सेवर वालों ने भी किया। जी सॉरी बोलो। इस्लामाबाद सेवर वालों ने भी किया, सेवर वालों ने भी किया, एग्जैक्टली सेवर वालों ने भी किया। करते क्यों नहीं करते यार? करते हैं ना। ठीक ठीक, डिपेंड करता। ठीक हो गया सर, क्योंकि मैं कराची गया था, मुझे वहाँ गवर्नमेंट ही नजर आई थी, मैंने इसलिए पूछा। वो कराची में तो गवर्नमेंट ढूंढता है, कराची में तो ढूंढ वो यूनाइटेड वाली बड़ी बेहतरीन मिठाई उनकी यार। वही फिर दिल पसंद पे ही गया था एंड। हाँ, दिल पसंद भी अच्छी है उनकी। ठीक हो गया जी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैं कहना। जी जी बताइए सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे। जी बताइए। जब इनिशियली आपने इनबाउंड और आउटबाउंड को बताया था, तो जी, आपने ये कहा था कि इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मतलब कम होती है एज कम्पेयर टू आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, यानी कि आप लार्ज नंबर ऑफ शिपमेंट होती है उसके अंदर एज कम्पेयर टू आउटबाउंड। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, लेकिन जब आपने यहाँ पे आप एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया, तो जब आप मुझे टोटल के बारे में बता रहे थे, टोटल आउटबाउंड कॉस्ट आप कह रहे थे कम हो जाएगी क्योंकि उसमें आपकी इनबाउंड भी आ जाती है। वो शायद आप एवरेज करके कर रहे थे कि ये एवरेज? मैं दोनों को ऐड करके कह रहा हूँ। मैं दोनों को देखें, हम तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो फिर हम फैसिलिटी लाहौर की फैसिलिटी से एंड कंज्यूमर तक करेंगे। अब लाहौर की फैसिलिटी से एंड कंज्यूमर तक करेंगे तो दोनों कॉस्ट शामिल होंगी इसमें। आउटबाउंड फ्रॉम लाहौर टू इनबाउंड जो फैसिलिटी, ये वाली फैसिलिटीज हैं, ये इनबाउंड कॉस्ट होगी, ये क्योंकि इनबाउंड है, और फिर आउटबाउंड यहाँ से आगे कस्टमर को होगी। ठीक है ना? मैं इन दोनों को ऐड करके बता रहा हूँ आपको बेसिकली। हाँ, लेकिन फिर वो इनबाउंड इतनी ज्यादा है कि आउटबाउंड का इफेक्ट नहीं रहता, इस वजह से आप इनबाउंड एग्जैक्टली जो इनबाउंड बढ़ जाती है ना। इनबाउंड क्यों बढ़ेगी? जब आपकी शिपमेंट साइजेस छोटे होते चले जाएंगे बहुत सारे। ये सारी बात है। जब आपकी जो डिसएग्रीगेशन हो जाएगी, आपकी कराची में एक के बजाय अभी 4 फैसिलिटीज हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेंट्री थी वो 4 हिस्सों में तकसीम होगी। आप अब इंडिविजुअली लाहौर से उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि जब नंबर ऑफ फैसिलिटीज यू इंक्रीज टू अ पॉइंट जहां पे फिर अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी इनबाउंड बढ़ना शुरू होगी कॉस्ट बेसिकली बिकॉज द लैक ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है ना जी? ठीक है, तो ये शिपमेंट साइज इनबाउंड की शिपमेंट साइज पर ज्यादा डिपेंड करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए इनबाउंड की कॉस्ट कम असम इसलिए होती है ना कि आपके साइज बड़ा होता है ना, वॉल्यूम, तो यू गेट होल्ड ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसकी वजह से कॉस्ट कम पड़ती है। तो जब वो शिपमेंट साइज ही छोटा होता चला जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि फिर आपकी यू लूज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली फिर आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी दोबारा। ठीक है जी, चलें। अच्छा, अब ये भी देख लो, ये तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ेगी तो फैसिलिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। ये देख लो जरा, इसको आप समझ लो। 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एक तो आपकी टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बता रहा है, ये एक कर्व जो है वो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट को बता रहा है, और दूसरा कर्व ये रिस्पांस टाइम को बता रहा है। ये भी वही चीज है, दोनों को कंबाइन कर दिया है कि जब आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो आपका रिस्पांस टाइम कम होता चला जाएगा। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कर्व है ना, ये वाला कर्व जो है, ये नंबर ऑफ फैसिलिटीज को हम देखें तो जब नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो आपका रिस्पांस टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा, बिकॉज यू हैव प्लेस्ड योर फैसिलिटी नाउ क्लोज टू द कस्टमर। ये इट मेक सेंस। जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अब जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है, याद रखिएगा, इट इज द सम ऑफ 3 कॉस्ट। वो कौन कौन सी है? एक आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है, दूसरी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और तीसरी आपकी फैसिलिटी कॉस्ट है। इन तीनों का जो है भी कॉम्बिनेशन जो है
दैट इज योर टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब वो ये कह रहा है कि जब आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाओगे तो आपकी जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसका क्या होगा, कम होगी ज्यादा होगी, क्या कह रही है रिलेशनशिप? नहीं समझ आ रही? ज्यादा होगी। देख के बताओ, दोबारा देखो। सर पहले तो मतलब कम मतलब लाइक वो पैरेलल ही मतलब टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की डॉटेड है ना सर, या ये जी वाली? जी नहीं, डॉटेड रिस्पांस टाइम की है, डॉटेड अच्छा, रिस्पांस तो टाइम फिर की है। तो सर वो तो पैरेलल ही है ना, यानी कि वो तो हाँ इंक्रीज तकरीबन तकरीबन पैरेलल लग रही है, लेकिन है बेसिकली डिक्रीज। देखिए यहाँ से ये डिक्रीज कर रही है ना, यहाँ से ये, फिर उसके बाद ये थोड़ा स्टेबल रहती है, फिर उसके बाद इंक्रीज हाँ, करना और शुरू फिर कर देती है। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एग्जैक्टली। इसमें इसमें ये है कि जब आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ाओगे, अब हम कॉम्बिनेशन में तीनों ड्राइवर्स को देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को, इन्वेंट्री को और फैसिलिटीज को, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जब व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, द टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीज, यहां से डिक्रीज होती है, एंड देन इट इंक्रीजेस। ये जो इसमें शो कर रही है इंक्रीज, इंक्रीमेंट की वजह क्या है कि वही बात है कि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो उसमें ये फिर अगेन ये कॉस्ट पूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट जो मैं पिछली स्लाइड में बताया आपको मैंने, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा आपको मैंने ऐसे जस्ट आपकी उसके लिए रेफरेंस के लिए बताए थे। वी कम बैक टू अगेन द डिजाइन ऑप्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन, जी जी बताइए। सर बस ये पिछले इस ग्राफ में ही वो जो पैरेलल आ रहा था, बस यही क्लियर करना था कि वही बात है जो मैंने बात इनिशियली की नंबर ऑफ आपको। फैसिलिटीज बढ़ाई तो जी लॉजिस्टिक कॉस्ट इनिशियली कम होगी, कम होगी और फिर एक बढ़ना स्टेज शुरू हो पे जाती है। आके बढ़ना शुरू हो एग्जैक्टली जाएगी। ये वही चीज है जो पिछली स्लाइड में देखी थी हमने, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब इसमें देखिए, अब इसमें हमने ना डिस्कस क्या करना है कि वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चॉइसेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर। अब दो एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं विद रेलेवेंट टू दिस, कि आपने देखना ये है कि जब भी व्हेन यू कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ स्टेजेस सच एज सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, तो मेनी चॉइसेस विल बी अप्लाइड। लेकिन जो डिसीजन इंपॉर्टेंट है दो, वो ये है कि पहला डिसीजन ये है कि विल द प्रोडक्ट बी डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर लोकेशन, या कोई प्री अरेंज साइट है वहां से कस्टमर ने पिक करनी है आके। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि विल प्रोडक्ट फ्लो थ्रू एन इंटरमीडियरी या कोई थर्ड पार्टी, और इंटरमीडिएट लोकेशन है या डायरेक्टली कस्टमर को जा रही है। ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो भी नेटवर्क ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास आगे उनको देखते हुए। तो आउट ऑफ जितनी भी हम बात करेंगे डिजाइन ऑप्शंस की, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो बेसिक मॉडल है वो टोटल 6 है, जितनी भी बेस्ड अपॉन द फर्म्स इंडस्ट्री एंड आंसर्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी बात की थी, उसके बेसिस पे 6 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन जो हैं दे आर पॉसिबल फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर्स। सबसे पहला क्या है जी, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग। इसको हम इसको हम प्योर ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, इसको हम प्योर ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। हम आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज, दूसरा ये है। तीसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी। कैरियर डिलीवरी आपका कोरियर सर्विस होती है, याद रखिएगा। जब कैरियर डिलीवरी की बात करेंगे या पैकेज कैरियर की बात करेंगे तो कैरियर डिलीवरी कोरियर को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, ये एक चौथी ऑप्शन है। पांचवी ऑप्शन है वी हैव मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, और लास्ट वन इज द रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। So these 6 type of options are available for distribution network. जी, these are basics for designing a distribution network. उसके बाद variations आप उसमें डाल सकते हो, हम आगे चल के देखते हैं कि वेरिएशन कैसे डालते हैं। So let us have a look at each one of them in detail. सर जी जी बताइए। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, और दूसरा सर बिल्कुल वो मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही हो गया, जितना नहीं कर देते, अब समझ आना नहीं, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। मैं अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है आपका? सर ये इसकी जो पिछली स्लाइड थी, जी जी बताइए। सर जो उसने 2 पॉइंट लिखे हैं, ये क्या जी जी, डिसीजन है? सिंपल वर्ड में क्या मतलब है कि डिजाइनिंग ऑप्शन क्या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? आपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के डोर स्टेप पे डिलीवर करना है, या आपने एक ऐसी जगह पे मुहैयन करनी है कि तयन करना है कि जहां से आप उस साइट पे भेज दोगे, कस्टमर खुद पिक कर लेगा आपके वहां से आके। एक तो ये डिसीजन है। जिस तरह डेल की जो एग्जांपल मैंने बताई थी कस्टमाइज पीसी की, डेल वाज सेंडिंग द पीसी डायरेक्टली टू द कस्टमर डोर स्टेप। एक तो ये डिसीजन है कि क्या आपने कस्टमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली उसकी
डोर स्टेप पे डिलीवर करनी है या कोई प्री अरेंज साइट है कि जो पिकअप साइट है कि वहां से कस्टमर ने जाके पिक करनी है। एक तो ये डिसीजन है इसकी बेसिस पे। दूसरा ये डिसीजन है कि क्या प्रोडक्ट किसी इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी कस्टमर के पास या डायरेक्ट जाएगी, ये सिंपली डिसाइड करना है। ये चीजें आगे आपको सारी चलेंगी आगे। मेनली वो ये बता रहा है इसमें ऊपर फिक्र रखा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चॉइसेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर, यानी कि जब किसी फर्म ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है तो ये दो डिसीजंस को मेनली देखेगा वो बनाते वक्त। ये देखेगा और फिर हमने जो भी नेटवर्क डिजाइन हम करेंगे जाहिर बात है इंडस्ट्री के हिसाब से करेंगे ना, जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट के हिसाब से हम करेंगे। और हर नेटवर्क की कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, हमने उस स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखना है कि वो किन पैरामीटर्स पे देखना है। वो जो दो फैक्टर्स हमने उससे पहले डिस्कस किए हैं, एक तो कस्टमर सर्विस फैक्टर्स और दूसरा कॉस्ट फैक्टर्स पे करना है। और सर अगली स्लाइड पे आइएगा। डिजाइन ऑप्शंस फॉर वन ऑफ 6 डिजाइन में बी यूज्ड, ये वो आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन। हाँ वो जो बात कर रहा हूँ ये होते हैं। 6 ऑप्शन हमें डिस्कस करनी है ना, हमारी जो 6 ऑप्शंस हैं ये डिस्कस करनी है। और